Welcome, dear students. Let us continue with probability. And today we are going to see the remaining two distribution functions. So let us go with the thing. और अब देखेंगे कि probability कैसी जा रही है क्या नहीं. So Poisson distribution. अब ये Poisson distribution क्या चीज है? ये Poisson distribution पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जैक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्रॉस करेगा. पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर फेल होता है, वहीं पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा हो जाता है. ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जहां पर बता दूंगा मैं क्लियर कट, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. जब इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया जाता है पी ऑफ आर इक्वल टू ई का पावर माइनस एम एम का पावर आर आर फैक्टोरियल. अब ये ई का पावर माइनस एम एम का पावर आर आर फैक्टोरियल, एम माने क्या? एम माने दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एम इक्वल टू एन पी. एम इक्वल टू एन पी. अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर खड़ा होगा? ठीक है, हमारे काम की जो चीजें आ रही है वो बता दूं मैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर खड़ा होगा? तो जहां पर इन्फिनिटली मेनी ट्रायल्स होंगे वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा होगा. तो मैंने क्या कहा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर फेल होता है वहीं पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा हो जाता है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल कहां पर हुआ? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हुआ कि जहां पर ट्रायल्स मिनिमम हो, फाइनाइट हो, वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल होता है, खड़ा हो जाता है मिनिमम ट्रायल्स के लिए. और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो चीज है कि जहां पर ट्रायल्स अगर इन्फिनिटली मेनी भी हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अंडरस्टूड? तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इन्फिनिटी तक भी चला जाए तो भी हमें कोई अड़चन नहीं है. हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. तो वो तो क्लियर हो गया आपको कि मैं कहना क्या चाहता था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर फेल होता है वहीं पर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, सक्सेस, यानी वहीं से वो सक्सेस देना चालू करता है. तो n कैन बी इन लार्ज हो सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल शुड बी स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट है. और n m इक्वल टू एन पी वेयर m इज अ कांस्टेंट, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सिंगल पैरामीटर पे डिफाइन करता है. m इक्वल टू n, मीन इक्वल टू m, एंड वेरिएंस इक्वल टू v, एंड वेरिएंस इक्वल टू v. ये भी याद ध्यान से देख लीजिएगा, वेरिएंस भी काम में आएगा हमारे. सो अब जो चीज हम वेरिएंस इक्वल टू v इक्वल टू m, दोनों भी सेम है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों की वैल्यू क्या है, मीन की और वेरिएंस की क्या है, सेम है. अब आगे चलते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रायल्स होते हो वहां पर ये यूज किया जाता है. तो कहां कहां पर यूज किया जाता है? जैसे बायोलॉजी में इसका यूज होता है. अब अगर जैसे हाँ, किसी महामारी में कोई ऐसा, जैसा कोरोना जैसा चल रहा है वैसा, अगर उसमें अगर नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो जाए उस केस में, तो उसका परसेंटेज या नंबर ऑफ डेथ फाइंड आउट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टेक्स जो होती है वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में वो यूज किया जाता है. कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पर डिफरेंट और ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा तक रेशो मौजूद हो, जहां पर ज्यादा ट्रायल्स हो, तो वहां पर ये सब चीजें क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है. ये याद रखिए.
अब सीधा सीधा प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। तो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम, इफ द वेरिएंस ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 v, find the probability of r equal to 1 2 3 4 from the recurrence relation of the Poisson distribution। अब ये रिकरेंस रिलेशन, व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन मैं पहले भी बता दूं, थोड़ा पीछे चले जाऊं। तो ये है हमारा फॉर्मूला और उसी बेसिस पे हमें ये सब चीजें क्या करनी है, काउंट करनी है। चलो ठीक है, लेट अस मूव। अब ये मूव करेंगे तो अब ये कैसा आइडेंटिफाई करेंगे उसको भी देखेंगे। ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या दिया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस आपको दिया है, लेकिन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू सेम, सो एम इक्वल टू 2। डन। अब एम इक्वल टू 2 होने के बाद रिकरेंस बाय द रिकरेंस रिलेशन, कौन सा रिकरेंस रिलेशन में मैंने पीछे फॉर्मूला दिखा भी दिया था। हाँ, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। चलो, तो रिकरेंस रिलेशन क्या दिया जाता है, पी ऑफ आर प्लस वन इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय आर प्लस वन इंटू पी ऑफ आर, ये रिकरेंस रिलेशनशिप है। अब बाय द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ आर इक्वल टू फार्मूला e का पावर माइनस एम इंटू एम का पावर आर इंटू आर फैक्टोरियल, वेयर आर इज इक्वल टू 0 एंड एम इक्वल टू 2। अब आर इज इक्वल टू 0 एंड एम इक्वल टू 2 यानी क्या, आर इक्वल टू दिया है उन्होंने स्टार्टिंग करने के लिए। चलो, तो आर इज इक्वल टू 0 एंड एम इक्वल टू 2 किया तो पी ऑफ 0 मिल गया, क्या है, फार्मूला पुटअप करने के बाद आंसर आया 0.1353। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सा इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1, आर इक्वल टू 0 पुट कर दो, उसमें आंसर मिला 0.2706। अब आर इक्वल टू 1, उसी इक्वेशन में आर इक्वल टू 1 पुट करेगा तो फिर आंसर क्या मिलेगा, P2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 P ऑफ 1, जो भी आंसर आएगा तो आंसर आएगा 0.2706। सिमिलरली आर इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 0.1804 एंड आर इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 0.0902। अब उन्होंने क्या पूछा है कि फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फाइंड, ये फाइंड आउट की, आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 4 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास पिछले लॉजिक वाला ही फार्मूला है, 4 से ज्यादा फाइंड आउट करना है, यानी देखो कहाँ से 4 5 6 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी फाइंड आउट करना है। तो मैं कॉमन सेंस यूज करता हूँ, 1 से अब तक जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास है वो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कुल मिलाकर आंसर तो 1 आना चाहिए, सभी प्रोबेबिलिटीज का आंसर 1 से क्रॉस नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, 3 4, मुझे 4 5 6 ऑनवर्ड्स चाहिए, तो मैं काम करता हूँ 0 1 2 और 3, इनकी टोटल एडिशन लेके 1 माइनस 1 से उसको क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। वही किया है, यानी 1 माइनस पी ऑफ आर लेस देन 4, यानी 1 माइनस P of R equal to 0 1 2 3 4 0 1 2 3, यानी P of 0 P of 1 P of 2 P of 3 की एडिशन ऑलरेडी मेरे पास है। 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर मिला 0.1431। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ second problem, using the Poisson distribution find the probability that the ace of spade will be drawn from a pack of well shuffled cards at least once in 104 consecutive trials। So ध्यान से देखना क्या क्या है उन्होंने, in a Poisson distribution, using a Poisson distribution find the probability that ace of spade, अब ये ace of spade एक ही पत्ता होता है कितने में से, 52 में से, will be drawn from a pack of well shuffled card 52 cards, well shuffled 52 cards at least once in 104 trials, यानी n इक्वल टू, ये देखो लिखा है n इक्वल टू 104। हाँ, अपना आंसर भी आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द एस ऑफ स्पेड इक्वल टू p इक्वल टू 1/52, 1/52 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 1/52। नेक्स्ट, अब ये लिखने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यम इक्वल टू, यम की कैलकुलेशन निकालनी है। अब यम की कैलकुलेशन कितनी,
कितनी ट्रायल्स है, m इक्वल टू np, कितनी ट्रायल्स है 104, 1/52, टोटल आंसर 2, यानी m इक्वल टू 2। अब क्या कहा उसने, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार मिले। अब ये कम से कम एक बार, इसका मतलब एक बार भी चलेगा, दो बार भी चलेगा, तीन बार भी चलेगा, चार बार भी चलेगा और 104 बार भी चलेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इक्का आया तो, समझे, स्पेड का इक्का आया तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक बार आए या चाहे 104 बार आए। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। अब ये कम से कम एक बार उसने कह दिया, तो फिर मुझे क्या करना है कि कम से कम एक बार, इसका मतलब मैं फेल कब होऊंगा, जब मुझे एक भी बार वो ना मिले तब मैं फेल होऊंगा। यानी P ऑफ, अगर मैं जीरो निकालूं और उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा जो 104 तक निकालने का जो मेरा प्रॉब्लम था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस P ऑफ 0, दैट मीन्स 1 माइनस e का पावर माइनस 2, 2 का पावर 0, 0 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर इज 0.8647। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 6 coins are tossed 600 and 6400 times. Using Poisson distribution, find the probability that you should get, कितने मिलेंगे, 6 head। Extremely sorry। 6 heads, यानी मुझे कितने चाहिए हेड्स, 6 हेड्स चाहिए। मुझे उतना ही आइडेंटिफाई करना है कि मुझे 6 हेड्स मिलने चाहिए। x टाइम्स वो दैट इज डिफरेंट केस। अब n इक्वल टू, कितनी बार दिया है उन्होंने, 6400, तो ये है मेरा n। अब उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 6 सेट्स, समझे ना, 6 सेट्स, ऑल 6 सेट्स, यानी कितने कितने कॉइन्स आपने किए हैं, 6 कॉइन्स, ठीक है। तो एक, यानी कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6, यानी 1 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ p। अब ये कहाँ से मिला, जब प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्टिंग में की थी तब मैंने यही कहा था आपको कि हेड एंड टेल ऐसा आएगा, लेकिन 6 हेड्स कहे ना उसने, तो कितनी बार चांसेस है इसके आने के, 64 टाइम्स आने के चांसेस है। समझ में आ रहा है। तो टोटल आउट ऑफ कितने, 64, कैसे कैसे 64, यानी कैसे कि भाई हेड भी होगा टेल भी होगा, अंडरस्टूड, हेड भी होगा और टेल भी होगा। अगर दो कॉइन्स में साइमल्टेनियसली थ्रो करूं, एक कॉइन साइमल्टेनियसली थ्रो करूं, तो उसका आंसर या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। अगर दो करूं साइमल्टेनियसली तो एच 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 टी, समझे, एच एच या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, नहीं तो टी एच और टी टी। यानी अब इसको मैं कैसे डील करूं, इसको मैं ऐसा डील करूंगा कि टू, कितने कॉइन्स थे, दो, कितनी बार, दो, यानी 2 का पावर 2, आंसर 4। ऑन द सिमिलर ग्राउंड इसका सैंपल स्पेस 2 का पावर 6 बनेगा, यानी 64 होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/64। हाँ देखो क्लियर हो गया यहाँ पर, एच 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 6 बार, एक बार टी, फिर एक बार यहाँ पर शिफ्ट करते 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 गया, ऐसा ही 2 बार करते करते गया तो 64 टाइम्स बनेगा। यानी अब उन्होंने क्या कहा कि कितनी बार ट्रायल्स हैं, 64,400, कितनी बार प्रोबेबिलिटी मिली है, 1/64, यानी यम, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो यम का आंसर कितना मिला, 100। बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ R इक्वल टू E का पावर माइनस m, यम का पावर R इंटू R फैक्टोरियल, फॉर्मूला। अब आप लोग, आपको क्या कहा है कि एट x टाइम्स कहा है ना उन्होंने, यानी आपको उसने पूछा नहीं है कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स।
आपको उसने सिर्फ x टाइम्स किया, यानी हमको फॉर्मूला क्रिएट करके देना है, और वो फॉर्मूला बना P ऑफ R इक्वल टू x e का पावर माइनस m का पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, यानी e का पावर माइनस 100 का पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। हमने सिर्फ फॉर्मूला बना के दे दिया, एज सिंपल एज इट इज, विदाउट पैनिक। Find the probability, next problem, find the probability that almost 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses in an experience if experience shows that 2% of fuses are defective। यानी कहना क्या है कि जितना भी बॉक्स है उसमें के 2% फ्यूज क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। चलो, तो n इक्वल टू 200, इसको थोड़ी देर के लिए भूलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्यूजेस इक्वल टू 2%। 2% मतलब 2% का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.02। अब मीन इक्वल टू n इंटू पी, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मिला 4। अब 4 आंसर करने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि 5 डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है। 5 डिफेक्टिव फाइंड आउट करने में एटलीस्ट क्या करना है, सॉरी ऑलमोस्ट का है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब मुझे r इक्वल टू 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। यानी एक भी फ्यूज डिफेक्टिव ना निकले तो चलेगा, एक डिफेक्टिव निकलेगा तो चलेगा, 2 डिफेक्टिव निकलेंगे तो चलेंगे, 3 डिफेक्टिव निकलेगा तो चलेगा, और 5 डिफेक्ट, 4 भी नहीं चलेगा और 5 भी चलेगा, ऐसे केसेस। यानी अब कहने का मतलब ये है कि मुझे P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, P ऑफ 2 निकालना है, P ऑफ 3 निकालना है, P ऑफ 4 निकालना है, P ऑफ 5 निकालना है। m की वैल्यू मेरे पास आ गई है, m की वैल्यू है 4। अब मैं वैल्यू सिर्फ पुटअप कर दूंगा और लेटेस्ट सीधा आंसर क्या हो जाएगा। सो सी केयरफुली, आंसर क्या मिलेगा। आंसर यहाँ पर ये मिल रहा है कि P ऑफ 0, P ऑफ प्लस P ऑफ 1 प्लस डॉट 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 P ऑफ 5, तो e का पावर माइनस 4, 4 का पावर 0, 0 फैक्टोरियल, एंड साइमल्टेनियसली पुटअप करते गया। आंसर क्या मिला, e का पावर माइनस 4। हर एक में है तो कॉमन निकाला माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक में है तो हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाला। और कॉमन निकालने के बाद पहले का आंसर आया 1/1, दूसरे का आंसर आया 4/1, तीसरे का आंसर आया 16/2। कहां पर, ये 1 नहीं है, ये गलती से है, ये 2 है। 16/2, तीसरे का आंसर आया 64/6, चौथे का आंसर आया 256/4, 24, और पांचवे का आंसर आया है 1024 डिवाइडेड बाय 120। इन सबका एडिशन करने के बाद और e का पावर 4 माइनस 4 लिखने के बाद फाइनल आंसर मिला 0.78446। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, suppose 3% bolts are made by a machine are defective, the defects occurring at random during the production, बता नहीं सकते कहां पर हो जाएगा। if the bolts are packaged 50 per box, find exactly find the exact probability and Poisson distribution to it, the that given box will contain 5 defectives। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, हम पहले शटर लिखना, जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखना चालू कर दो। 3% बोल्ट्स आर डिफेक्ट, 3% डिफेक्टिव मतलब 3/100 यानी 0.03। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स 0.03, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स 0.97, 1 माइनस 0.03, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स 0.97। P मिला, Q मिला। अब एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी का कहना मतलब क्या है, अब एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मतलब हमें कहां पर लेके जाना पड़ेगा, उसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास ले जाना पड़ेगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आगे देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि n इक्वल टू 50। अब ये 50 कहां से आ गया, क्योंकि एक लॉट की बात कर रहे हैं ना वो, इफ द बोल्ट्स आर पैक्ड इनटू 50 पर बॉक्स, ठीक है। तो क्या कहा, एक लॉट की बात कर रहे हैं तो 50
तो n इक्वल टू 50, r इक्वल टू 5, या r इक्वल टू 5 कहाँ से आया? क्योंकि मुझे 5 बॉक्स करने हैं, 5 वोल्ट एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी 5 ही मिले, समझे? तो P ऑफ R इक्वल टू एन सी आर, P का पावर R, Q का पावर n माइनस R। वैल्यूज पुटअप कर दी, मुझे आंसर मिला 0.013074। अब टू गेट द पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहले m इक्वल टू एन पी, आंसर मिला 50 इंटू 0.03, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1.5, m की वैल्यू 1.5, r की वैल्यू 5, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला पुटअप करने के बाद आंसर मिला 0.01412। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, एंड ये कह रहा है कि 5 डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी यह है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? यानी हमने एक ही प्रॉब्लम किया, फर्क सिर्फ इतना था कि वो हमने एक यहाँ से नॉर्मल स्ट्रक्चर से किया और दूसरा हमने कहाँ से किया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से किया। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी एंड पॉइजन की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, assume that the probability of an individual coal miner being killed in a machine accident during a year is 1 divided by 2400. Use the appropriate statistical distribution to calculate the probability that in a mine employing 200 miners there will be at least one fatal accident in a year. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या दी है उन्होंने? प्रोबेबिलिटी दी है 1 डिवाइडेड बाय 2400, ये दी है उन्होंने। कैलकुलेशन कैसे दिए हैं? कैलकुलेशन दिए हैं उन्होंने, कितने में से दिए हैं कैलकुलेशन? 200 में से कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो 200 में से कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसीलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर मीन निकालेंगे, मीन इक्वल टू एन इंटू पी, और आंसर क्या मिला? 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2400, आंसर 1/12, यानी m की वैल्यू 1/12। अब क्या कहा उन्होंने? अब ध्यान से देखना, अब उन्होंने क्या कहा है? अब उन्होंने कहा है distribution to calculate that the mine employing 2000 miners there will be at least one, कम से कम एक, समझे ना? यानी ज्यादा से ज्यादा कितने? ज्यादा से ज्यादा तो 200 भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने कहा था एट मोस्ट वन, तो हम r इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते थे। उन्होंने कहा एटलीस्ट वन, समझे ना? यानी कम से कम एक कैलकुलेट करना है, यानी कम से कम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 भी हो सकते हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि P ऑफ 0 निकालो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वही करेंगे, P ऑफ 0 निकालेंगे। P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई? P ऑफ 0 की वैल्यू आई 0.92। किस में से सब्ट्रैक्ट किया? 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.08। यानी जो अब तक करते आ रहे हैं वही किया है। अंडरस्टूड? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं 3-4 प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एक, फिर भी एक बार देख लेना, 34, 35 सेम स्ट्रक्चर पे, एंड 36, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तीनों प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम। A continuous random variable x is said to be normal distribution with the parameters x bar and sigma square if the density function given by the probability law f of x equal to ये density function, ठीक है, 1 upon sigma into under root of 2 pi into e का power minus 1 by 2 into x minus x bar divided by sigma का होल स्क्वायर। उसकी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यू के बारे में, x के बारे में,
mu be minus infinity to plus infinity and sigma should be greater than 0, where the standard variate z equal to x minus x bar divided by sigma. अब कुछ चीजें मैं इसमें क्लियर कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट दे देंगे, वरना वो आपको उसकी वैल्यूज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों केस याद रखना। इसकी कुछ चीजें हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन है, वो मैं बता दूं तो आसान समझ में आ जाएगा। इसमें यम मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोवाइडेड दैट n are very large trials, there are very large trials, and second, neither p nor q is very small. Normal distribution can also be obtained as a limiting form of a Poisson distribution with parameters m and z. ये दूसरी बात भी याद रखना। Constants of normal distribution are mean and variance और standard deviation, यानी यम कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है एंड सिग्मा कांस्टेंट है। इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्टली बेल शेप्ड, आधा इधर आधा इधर। यानी व्हाट आई वांट टू से, ध्यान से देखना कि इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक 0.5 है और यहां से लेके प्लस इंफिनिटी तक 0.5 है। टोटल एरिया 1 है। अंडरस्टूड? टोटल एरिया क्या है? 1 है। ये बेल शेप्ड कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अंडरस्टूड? अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी है? द कर्व इज बेल शेप्ड एंड इज सिमेट्रिक एट x इक्वल टू m, फर्स्ट। सेकंड, मीन मोड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड्स, यानी m मीन मोड मीडियन एक साथ होते हैं, सेम होते हैं। सो मीन इक्वल टू m इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। इट हैज ओनली वन मोड एट x इक्वल टू m, यूनिमॉडल फंक्शन कहते हैं। हाँ, इसको याद ये भी रखना कि ये यूनिमॉडल फंक्शन होता है। नेक्स्ट, यूनिमॉडल फंक्शन होने के बाद नेक्स्ट, द मैक्सिमम ऑर्डिनट अकर्स at x equal to m and its value is 1 upon sigma into under root of 2 pi। ये कहां पर यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है लार्ज स्ट्रक्चर में। लार्ज स्ट्रक्चर में यानी कहने का मतलब कहां पर होता है? ये जहां पर कंटिन्यूअस डाटा अवेलेबल है, हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा अवेलेबल, वहीं पर ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा। मैंने ये कह दिया कि मैं कुछ वैल्यूज आपको दे दिया जाएगा, तो वो वैल्यूज कैसी होगी ये भी बता दूंगा। ध्यान से सुनना। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर गिवन एन एप्टीट्यूड टेस्ट, देयर मार्क्स वर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60 मार्क्स, यानी अभी हमें फाइंड आउट करना है। एक्स बार इक्वल टू 60 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 60, मोर देन 60 का है। अब स्टैंडर्ड वेरिएट क्या कह रहा है? z इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 60, यानी 0, 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर 0। यानी इफ x इज ग्रेटर देन 60, यानी 60 के आगे मोर देन 60, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60 मार्क्स, यानी 60 के आगे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे z के आगे जाना पड़ेगा, यानी z ग्रेटर देन 0, जो आंसर मिला है वो। अब z ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे 0 से लेके इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा, यानी कितना एरिया कवर किया? 0.5 एरिया इतना कवर किया। अब 0.5 एरिया इतना कवर किया, इसका मतलब परसेंटेज में मैं देखूं तो 100% एरिया में से 50% एरिया कवर हुआ। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 50% चांसेस आर देयर that the students are going to secure more than 60 marks. Done. अब दूसरा प्रॉब्लम देखना, ये दूसरा प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब वो दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है? दूसरा प्रॉब्लम कहता है कि लाइफ ऑफ आर्मी शू इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 8 मंथ्स।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आर्मी वाले का शूज ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने चलेगा एवरेज में, प्लस माइनस 2 मंथ्स की बात करें। If pairs are issued, if 5,000 pairs are issued, how many pairs would be expected to need replacement after 12 months? यानी एक साल बाद कितनी पेयर को रिप्लेसमेंट लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना। अब ध्यान से देखना, given that probability of z greater than or equal to 2 is equal to 0.0228, ये याद रखो, ये ऐसा वैल्यू आपको दिया जाएगा। नहीं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो होता है ना, वो चार्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अब क्या फाइंड आउट करना है कि मुझे 8 मंथ का मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है मुझे सिग्मा इक्वल टू 2 का दिया है, नंबर ऑफ शूज एन जो दिए गए हैं वो मुझे 5000 दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 दिए गए हैं, यानी x इक्वल टू 12 दिया गया है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 5000 का रोल बाद में प्ले करना पड़ेगा, पहले मुझे z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला फॉर z इज x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। x मतलब जितने महीनों के लिए कैलकुलेट करना है 12, x बार मतलब जो एवरेज आपको दिया गया है 8, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 2। यानी द एरिया फॉर z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नॉर्मल कर्व में जो कि मुझे प्रोवाइड किया गया है वो है 0.0228। अब ये है उसकी प्रोबेबिलिटी, मोटा मोटा बोलूँ तो मैं, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैं वो काउंट करूंगा कहाँ से, कितने शूज दिए गए थे आपको, आपको दिए गए थे 5000 शूज। अगर एक शू की जो प्रोबेबिलिटी मुझे मिली वो मिली 0.0228, तो वैसे 5000 शूज की कितनी प्रोबेबिलिटी खराब होने की मिलेगी, समझे? यानी क्या कहा था उन्होंने, हाउ मेनी शूज नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 12 मंथ्स। यानी अगर लाइफ देखूं मैं तो 114 शूज ऐसे मिलेंगे जो 12 मंथ से ज्यादा चलेंगे, अंडरस्टूड? यानी उन 5000 में से कितने शूज मुझे 12 मंथ के बाद क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 5000 माइनस 114 इक्वल टू 4866 पेयर्स ऑफ शूज। कहने का मतलब यह है कि कैसे निकाला वो, ध्यान से सुनना एक बार फिर से। आपको कितना चलेगा ये वैल्यू निकालने की, कितने शूज चलेंगे वो आंसर मिला मुझे। एक नंबर ऑफ शूज चलने के लिए जो चलने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.0228 मिली। अब 0.0228 उसको 5000 से मल्टीप्लाई करूं तो 114 शूज ऐसे मिले जो 12 महीने के बाद भी चलेगा। अगर 12 महीने के बाद भी 114 चलेगा तो 12 महीने के पहले कहाँ कहाँ कितने रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो रिप्लेसमेंट का आंकड़ा आ गया, मल्टी 5000 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से देखना। इन अ मेल पॉपुलेशन ऑफ 1000, 1000, द मीन हाइट इज 68.16 inches. Standard deviation is 3.2 inches. How many men may be more than 6 feet? 72 इंचेस से ज्यादा कितने लोग होंगे? अब ध्यान से देखना, अब 1000 लोगों में एवरेज अगर मैं हाइट कंसीडर करूं तो वो एवरेज हाइट है 68.16 इंचेस, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 का मतलब होता है 3.2 प्लस 3.2 माइनस। हाउ मेनी मैन विल बी मोर देन 6 फीट, यानी 72 इंचेस से ज्यादा कितने होंगे। गिवन दैट जो दी हुई है वैल्यूज वो कौन सी, 5 ऑफ 1.15 इक्वल टू 0.8749, 1.2 0.8849 एंड 1.25 0.8944, ये वैल्यूज दी गई है। इसका रोल कब आएगा, जब क्लियर हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। अब मैं पहले इसमें से आइडेंटिफाई करूंगा, ये है एक्स बार,
ये है x, ये है सिग्मा। तो अब मैं पहले, हाँ n 1000 वो बाद में देखेंगे, बाद में रोल प्ले करेगा। अब मेरी सिस्टम ऐसी है कि उन्होंने मुझे क्या कहा कि पहले z निकालो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z इक्वल टू 72 माइनस 68.16 डिवाइडेड बाय 3.2। लेट अस चेक। देखो 72 माइनस 68.16 डिवाइडेड बाय 3.2, आंसर क्या आया? 1.2। समझे? क्लियर? आंसर क्या आया? 1.2। अब ये बाकी की तीन वैल्यूज क्या दी हुई है? ये हुआ, ये हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझे? एक बार 1.2 मिला तो हमें क्या करना है कि 5 मोर देन 1.2। मोर देन 1.2 कहाँ हो सकता? मोर देन 1.2 यानी 1.2 से ज्यादा। अब 1.2 से ज्यादा कहा तो हम क्या कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे? अब 1.2 से ज्यादा कहा तो अब मुझे 1.2, 1 तो पूरा कवर हो गया, 0.2 भी चला गया। क्लियर हुआ ना इसका मतलब? तो जो भी वैल्यू दी है वो 1 में से माइनस करो। तो जो भी वैल्यू दी है वो वैल्यू क्या दी है? वैल्यू है 8849, 0.8849। वो प्रोबेबिलिटी 1 में से क्या करो? पूरे एरिया में से माइनस करो। तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला 0.1151। अब ये है वो नंबर जिस नंबर के लोग 72 से कितने हैं? ज्यादा है। अंडरस्टूड? 72 इंचेस से जिनकी हाइट ज्यादा है, कितनों में से? 100 में से, 1000 में से। So multiplying this digit by 1000, we will get the exact figure, and the exact figure is 115 candidates are there, men are there, who are having their height more than 72 inches. Is it clear? ऐसे ही वैल्यूज आपको दी जाएगी और आपको इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। द थिंग इज दैट दो प्रॉब्लम अब आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये इसको देख लीजिएगा। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है? फार्मूलेज दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, इसको आपको क्या करना है? डील करना है। ठीक है? चलो, सो आई एम वाइंडिंग अप हियर। और यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी यूनिट क्या हो गया? वाइंड अप हो गया। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स।